नमस्कार। आज हम 2025 के पहलगाम हमले के गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। हमारे पास पहलगाम हमला एक भयावह त्रासदी शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं। और हमारा मकसद है इस घटना के पीछे की कहानी, इसका असर और इसके मायने को ठीक से समझना। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद घटना थी ये हमला वाकई दिल दहला देने वाला था, खासकर इसलिए कि इसमें सीधे तौर पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया। हाँ, ये बात बहुत शॉकिंग वाली थी। 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारतीय नागरिकों पर ये शायद सबसे घातक आतंकी हमला माना जाता है। हाँ, कहा जा सकता है। तो चलिए इस जटिल मामले की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। जरूर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हमला हुआ किस माहौल में, कॉन्टेक्स्ट क्या था। सही। कश्मीर में तो देखिए दशकों से उग्रवाद और राजनीतिक तनाव का इतिहास रहा है। बिल्कुल। लेकिन 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा यानी आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद हालात और पेचीदा हो गए थे। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, और उन बदलावों के तहत नए कानून आए जिनसे गैर स्थानीय लोगों को भी कश्मीर में जमीन खरीदने और बसने की इजाजत मिली। हाँ, डेमोग्राफिक बदलावों की आशंकाएं पैदा हुई। बिल्कुल। इससे स्थानीय आबादी के एक बड़े हिस्से में ये डर बैठ गया कि उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी जमीन, वो सब खतरे में पड़ सकती है। एक स्वाभाविक चिंता थी कई लोगों में। और जाहिर है अलगाववादी समूहों में भी इसे लेकर काफी गुस्सा था। बिल्कुल सही। 2019 के बाद के इन बदलावों ने कश्मीर में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, संवेदनशील माहौल बना दिया था। हाँ। एक तरफ विकास की बातें थी, मुख्यधारा से जुड़ने की कोशिशें थी, तो दूसरी तरफ अपनी पहचान खोने का डर था, बाहरी दखल का अंदेशा था। हाँ, ये दोनों चीजें साथ चल रही थीं। हाँ, और इसी मिले जुले माहौल में असंतोष और विरोध की भावनाएं वो पनप रही थी। अच्छा। ये समझना अहम है कि कैसे इस तरह के गहरे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव कई बार अनजाने में ही हिंसक घटनाओं के लिए जमीन तैयार कर देते हैं। कश्मीर की स्थिति तो हमेशा से ही नाजुक रही है, लेकिन इन बदलावों ने तनाव को निश्चित रूप से एक नई दिशा दे दी थी। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच 22 अप्रैल 2025 को वो भयानक घटना हुई। जी। M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों से लैस कुछ आतंकवादी पहलगाम के पास बैसरन घाटी में घुस आए। ये जगह तो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। हाँ, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं उसे। हाँ, वही। वहां जो हुआ वो बेहद क्रूर था। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने लोगों को रोका और पहले उनका धर्म पूछा। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। हाँ, फिर जो लोग गैर मुसलमान थे उनसे इस्लामी कलमा यानी इस्लाम का मूल मंत्र या विश्वास की घोषणा वो पढ़ने को कहा गया। ओह, ये एक बेहद परेशान करने वाली रणनीति है, धर्म पूछ कर निशाना बनाना। हाँ, ये सिर्फ इंसान नहीं बल्कि समाज को बांटने की, नफरत फैलाने की एक सोची समझी कोशिश है। बिल्कुल। और जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें बहुत करीब से गोली मार दी गई। हे भगवान। कई मामलों में तो उनके परिवार वालों के सामने ही ये सब हुआ। ये मंजर कितना खौफनाक रहा होगा सोचकर ही रूह कांप जाती है। यकीनन। और क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। एक और दिल दहलाने वाली बात जो सामने आई वो ये कि हमलावरों ने कथित तौर पर पीड़ितों के शवों के साथ सेल्फी भी ली। क्या? सेल्फी? हाँ, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया। ये किस तरह की मानसिकता को दिखाता है? ये बहुत ही विचलित करने वाला पहलू है। मतलब एक तो धार्मिक पहचान के आधार पर हत्या करना, हाँ, और फिर शवों के साथ सेल्फी लेना। ये चरम अमानवीय का और शायद एक तरह की, वो क्या कहते हैं, वीभत्स विजय की भावना को दिखाता है। हाँ, शायद। हो सकता है इसका मकसद डर को और गहरा करना हो, या फिर सोशल मीडिया के जरिए अपनी इस हरकत का प्रचार करके खौफ फैलाना हो। मुमकिन है। लेकिन इसी भयावहता के बीच एक इंसानियत की मिसाल भी देखने को मिली। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। उसी दौरान एक स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम घोड़े वाले गुलाम मोहम्मद मलिक, हाँ, उनका नाम सामने आया था। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कुछ पर्यटकों को बचाने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से इस कोशिश में वो खुद भी मारे गए। गुलाम मोहम्मद मलिक की बहादुरी इस त्रासदी की जटिलता को उजागर करती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि हिंसा का असर किसी एक समुदाय या धर्म तक सीमित नहीं रहता और इंसानियत किसी भी पहचान से ऊपर होती है। सही कहा। हमलावरों ने जानबूझकर एक मशहूर पर्यटन स्थल को चुना और धार्मिक आधार पर लोगों को मारा।
इसका प्रतीकात्मक महत्व भी है। क्या मतलब? मतलब ये कश्मीर की शांति पर, उसके पर्यटन उद्योग पर और उसकी जो मिलीजुली संस्कृति है उस पर सीधा हमला था। अच्छा, इस नजरिए से। हाँ, और उस स्थानीय व्यक्ति का बलिदान ये भी याद दिलाता है कि कश्मीरियत सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि मुश्किल हालात में भी इंसानियत को जिंदा रखने का जज्बा है। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस वक्त वहां लोगों पर क्या गुजरी होगी। वाकई। अब अगर हताहतों और पीड़ितों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हाँ, वो आंकड़े भी बहुत भयावह थे। इस हमले में कुल 26 लोगों की जान गई। 26 लोग। हाँ, इनमें 25 पर्यटक थे, ज्यादातर भारत के अलग अलग राज्यों से आए हिंदू पर्यटक। साथ ही एक ईसाई और एक नेपाली नागरिक भी शामिल थे। अच्छा, अलग अलग धर्मों और राष्ट्रीयता के लोग थे। हाँ, और एक वो स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम गाइड गुलाम मोहम्मद मलिक। जी। कम से कम 17 लोग घायल भी हुए, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, और ये भी भारत के विभिन्न राज्यों और नेपाल से थे। मरने वालों में कुछ सरकारी अधिकारी थे और कुछ ऐसे नव विवाहित जोड़े भी थे जो अपना हनीमून मनाने पहलगाम की खूबसूरत वादियों में आए थे। हे राम। मतलब खुशियां मनाने आए थे। और हाँ, ये हमला अनगिनत परिवारों के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म छोड़ गया। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि इस बर्बर हमले के पीछे कौन था और उनका मकसद क्या था। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF नाम के एक समूह ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली। TRF को आमतौर पर लश्कर तैयबा यानी LET का एक मुखौटा संगठन या प्रॉक्सी माना जाता है। हाँ, ये माना जाता है कि LET ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है। और TRF ने अपने शुरुआती बयान में ये कहा कि वो कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को बसाने की भारत सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। अच्छा। उनका दावा था कि ये हमला उसी विरोध का हिस्सा है। मतलब उन्होंने एक वजह बताई। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। क्या हुआ? कुछ समय बाद इसी TRF समूह ने एक और बयान जारी किया और इस हमले में अपनी किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार कर दिया। ओह, ये थोड़ा अजीब नहीं? पहले जिम्मेदारी लेना और फिर मुकर जाना। हाँ, यही मैं सोच रही थी। ये वाकई दिलचस्प है और ये आतंकी समूहों की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कैसे? मतलब क्या वजह हो सकती है? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि हमले की बर्बरता और उसमें आम पर्यटकों, खासकर महिलाओं और जोड़ों के मारे जाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या शायद स्थानीय स्तर पर भी उनके खिलाफ माहौल बन गया हो, तो उससे बचने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया हो। ये मुमकिन है। या फिर ये जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश हो सकती है। अच्छा। या ये भी मुमकिन है कि प्रॉक्सी समूह होने के नाते उन्हें अपने आकाओं से, मतलब LT से पीछे हटने का निर्देश मिला हो। शायद प्लान कुछ और रहा हो। हाँ, कई संभावना है। हाँ। उधर भारत सरकार की जो जांच हुई उसमें इस हमले के तार सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकी गुटों से जुड़े गए। अच्छा, भारतीय जांच का ये निष्कर्ष था। हाँ, जांच एजेंसियों का कहना था कि हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और उन्हें कुछ स्थानीय कश्मीरी लोगों का समर्थन भी हासिल था। लोकल सपोर्ट की बात भी आई। हाँ, खुफिया जानकारी ये भी इशारा कर रही थी कि हमले की पूरी योजना और समन्वय पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने किया था। तो यहाँ मकसद काफी हद तक साफ नजर आता है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। क्या मकसद? पहला, कश्मीर घाटी में डर का माहौल पैदा करना और सांप्रदायिक तनाव भड़काना, जो उन्होंने धर्म पूछकर किया। हाँ। दूसरा, कश्मीर के पर्यटन उद्योग को तबाह करना, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये तो हुआ ही। और तीसरा, भारत सरकार की 2019 के बाद की नीतियों का हिंसक तरीके से विरोध करना और ये संदेश देना कि कश्मीर अभी भी अशांत है और बाहरी लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है। और ये जो पाकिस्तान से संबंध की बात है, जैसा भारतीय एजेंसियों ने दावा किया, यह इस मामले को सिर्फ एक स्थानीय आतंकी घटना से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसे सीधे तौर पर भारत पाकिस्तान के जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं उनके केंद्र में ला खड़ा करती है। सही। इस हमले के बाद जांच और सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया भी काफी तेज थी। हाँ, एक्शन तो होना ही था। भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया। ऑपरेशन महादेव। और इस ऑपरेशन के नतीजे भी सामने आए। जुलाई 2025 तक, यानी हमले के करीब 3 महीने के अंदर। काफी जल्दी। हाँ, इस हमले के 3 मुख्य साजिशकर्ता सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए।
अच्छा, जो मेन प्लानर्स थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। तो जांच एजेंसियों के दावे की पुष्टि हुई उनके हिसाब से? हाँ, ऐसा कहा गया। इसके साथ ही पूरे दक्षिण कश्मीर, खासकर पहलगांव और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान, मतलब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस, वो चलाए गए। वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसे मामलों में। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनमें कुछ ऐसे स्थानीय कश्मीरी भी शामिल थे जिन पर हमलावरों को पनाह देने, उन्हें रास्ता दिखाने या किसी और तरह की मदद मुहैया कराने का आरोप था। लोकल लिंक्स की जांच भी हुई। हाँ, इस जांच में फोरेंसिक सबूतों और डिजिटल ट्रेल्स ने काफी अहम भूमिका निभाई होगी, जैसा कि अधिकारी बताते हैं। हाँ, जैसे घटनास्थल से बरामद हथियार, गोलियों के खोल, अगर हमलावरों के कोई कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुए हों। हाँ, इन सब में मिलकर हमलावरों की पहचान, उनके पाकिस्तानी कनेक्शन और लश्कर-ए-तैयबा से उनके संबंध की पुष्टि करने में मदद की होगी। अच्छा। सीमा पार से संलिप्तता के इतने पुख्ता सबूत मिलना, जैसा दावा किया गया, वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था। इसने न सिर्फ हमले के साजिश की परतें खोली, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे आधुनिक तकनीक और पारंपरिक खुफिया जानकारी मिलकर आतंकवाद के जटिल नेटवर्क को उजागर करने में कारगर साबित हो सकती हैं। सही है। इस जांच और सुरक्षा कार्रवाई के बाद जाहिर है इसके नतीजे भी बहुत बड़े और दूरगामी हुए होंगे। हाँ, यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। भारत ने इस हमले पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ, प्रतिक्रिया अभूतपूर्व थी। भारत ने जो कदम उठाए वो भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नया बेहद तनावपूर्ण अध्याय लिखने वाले थे। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला कदम था भारत का सिंधु जल संधि, मतलब इंडस वाटर्स ट्रीटी, उसको निलंबित कर देना। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। ये संधि तो 1960 से चली आ रही थी। हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का आधार रही है। इसे निलंबित करना एक बहुत बड़ा फैसला था। बिल्कुल, ये एक ऐसा कदम था जिसकी पानी, कृषि और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर हो सकते थे, और इसने दोनों देशों के बीच तनाव को एकदम से पीक पर पहुंचा दिया। हाँ, इसे दिखाता है कि भारत इस हमले को कितनी गंभीरता से ले रहा था और शायद पाकिस्तान पर अधिकतम दबाव बनाना चाहता था। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी राजनयिकों को देश से निकाल दिया। डिप्लोमैटिक एक्शन। दोनों देशों के बीच की सीमाएं बंद कर दी गईं और व्यापार लगभग ठप हो गया। इकोनॉमिक असर भी। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के अंदर कथित आतंकी शिविरों पर हवाई हमले भी किए। एयर स्ट्राइक्स। हाँ, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कोड नेम दिया गया। ये 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पार एक और बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। यानी मिलिट्री रिस्पांस भी था। जाहिर है पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की होगी। बिल्कुल, उन्होंने भी भारत के साथ राजनयिक संबंध सीमित कर दिए, व्यापार पर प्रतिबंध लगाए और भारतीय राजनयिकों को निकाला। जैसे को तैसा वाला मामला हो गया। हाँ, सीमा पर तनाव बहुत बढ़ गया। नियंत्रण रेखा LOC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार झड़पें भी हुईं। वो तो अपेक्षित था। हालात काफी चिंताजनक हो गए थे। हाँ, ऐसा लगने लगा था कि कहीं स्थिति और न बिगड़ जाए। वॉर का खतरा मंडराने लगा था। बिल्कुल। हालांकि बाद में शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पर्दे के पीछे चली बातचीत के बाद दोनों देश एक बार फिर युद्ध विराम यानी सीज फायर पर सहमत हुए। शुक्र है। जिससे तत्काल सैन्य टकराव का खतरा तो टल गया। लेकिन इस घटना का असर सिर्फ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर ही नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। हाँ, वो तो होना ही था। पर्यटन उद्योग, जो कि घाटी की अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है, वो लगभग तबाह हो गया। हमले के खौफ से पर्यटकों ने कश्मीर आना बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, कौन आता है ऐसे माहौल में? होटल खाली हो गए, शिकारे वाले, गाइड, घोड़े वाले, सबका काम ठप पड़ गया। कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर पे तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। ये वाकई दुखद था। इतने सारे लोगों की आजीविका जुड़ी है इससे। हाँ। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में एक सकारात्मक पहलू भी देखने को मिला। क्या? हमले के बाद जो बचाव कार्य हुए उसमें स्थानीय कश्मीरी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अच्छा? घायलों की मदद की, फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ये दिखाता है कि आतंक के सामने इंसानियत हार नहीं मानती। ये सच है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्थानीय लोगों की एकजुटता और मदद सराहनीय थी। लेकिन दुर्भाग्य से इस हमले का एक और नकारात्मक असर भारत के दूसरे हिस्सों में देखने को मिला। वो क्या था? हमले के बाद देश के कई शहरों में इस्लामोफोबिया की घटनाएं बढ़ गईं। और कुछ जगहों पर निर्दोष कश्मीरियों को निशाना बनाया गया, उनके साथ हिंसा हुई। ये बहुत चिंता की बात है। मतलब एक जगह की घटना का असर पूरे देश पर। हाँ, ये सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा करने वाला था। किसी एक समूह की हरकत की सजा
पूरे समुदाय को मिलने लगती है। ये बहुत गलत है। किसी एक जगह हुई आतंकी घटना का असर पूरे देश के सामाजिक ताने बाने पर पड़ सकता है। निश्चित रूप से यह घटना सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं थी, ये एक ऐसी चिंगारी साबित हुई जिसने भारत पाकिस्तान संबंधों को झुलसा दिया, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई और भारत के अंदर सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस हमले की कड़ी निंदा हुई। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ सभी ने हिंसा की भर्त्सना की और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। तो कुल मिलाकर इस पहलगाम हमले का महत्व क्या है, अगर हमें इसे संक्षेप में समझना हो तो? मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इसका? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, ये महज एक और आतंकी घटना नहीं थी। ये एक वाटरशेड मोमेंट या एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वाटरशेड मोमेंट क्यों? क्योंकि इसने कई चीजें एक साथ बदल दी। पहली बात, जिस तरह संगठित तरीके से और खुले तौर पर गैर मुसलमान पर्यटकों को धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया, और ज्यादा खतरनाक आयाम जोड़ दिया और सामाजिक दरारों को, मतलब हिंदू मुस्लिम विभाजन को और गहरा कर दिया। ये पर्यटकों को निशाना बनाने वाला सबसे बड़ा हमला था शायद। बिल्कुल। दूसरी बात, इसने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को उस बिंदु पर पहुंचा दिया जहां सिंधु जल संधि जैसे दशकों पुराने समझौते भी टूट गए और सीधी सैन्य कार्रवाई हुई। इसने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया, जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। सही। तीसरी बात, इसने कश्मीर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की गंभीर खामियों को उजागर किया। ये भी एक सवाल उठा कि इतनी सुरक्षा के बीच ये कैसे हो गया? बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई, निगरानी बढ़ाई गई। अब इसके अपने प्रभाव होते हैं स्थानीय लोगों की जिंदगी पर। आम लोगों को दिक्कत होती है। यानी इसका असर बहुत व्यापक था, कूटनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सामाजिक, हर स्तर पर। सही कहा। इस हमले ने कश्मीर समस्या के समाधान को लेकर चल रही बहसों को फिर से हवा दे दी। इसने सुरक्षा एजेंसियों को अपनी आतंक विरोधी रणनीतियों पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ी। इसका असर भारत पाक संबंधों पर, कश्मीर के समाज पर और आतंकवाद से लड़ने के तरीकों पर लंबे समय तक महसूस किया जाता रहेगा। ये दिखाता है कि इस तरह के लक्षित हमले कितने विनाशकारी हो सकते हैं, न सिर्फ जान माल के नुकसान के लिहाज से, बल्कि समाज और राजनीति पर उनके गहरे और स्थायी असर के कारण भी। तो आज हमने 2025 के पहलगाम हमले के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की। जी। हमने देखा कि कैसे ये घटना कश्मीर के जटिल राजनीतिक माहौल की उपज थी और कैसे इसके परिणाम भारत पाक संबंधों में अभूतपूर्व तनाव, सुरक्षा नीतियों में बड़े बदलाव, पर्यटन पर गंभीर असर और दुर्भाग्यवश सामाजिक विभाजन का गहरा होना कितने गंभीर और दूरगामी साबित हुए। ये हमें आतंकवाद के क्रूर चेहरे और उसके विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर उठता है। क्या? कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में, जैसे कि कश्मीर, एक तरफ सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना जरूरी है, ये तो है ही। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ वहां के आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी आजीविका, जो अक्सर पर्यटन जैसे उद्योगों पर टिकी होती है, उसे कैसे सामान्य रखा जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि अगर बढ़ी हुई सुरक्षा और निगरानी के बावजूद इस तरह के लक्षित हमले हो सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ, तो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए किस तरह की बहुआयामी रणनीति, मतलब जिसमें सिर्फ सुरक्षा ना हो, बल्कि राजनीतिक समाधान और सामाजिक जुड़ाव भी शामिल हो, उसे अपनाने की जरूरत होगी। ये वाकई एक अहम सवाल है। ये एक